नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और आज हम लोग हूबहू पेपर जैसा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो साथियों, जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं पूरे प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो रामसर स्थल कौन सा है इसमें से जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यूपी स्पेशल का प्रश्न है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुरिसर मानसर झीलें। ऑप्शन नंबर डी। बाकी साथियों, सूर सरोवर, समसपुर पक्षी विहार और सरसई नवार झील, ये तीनों कहाँ पे स्थित है। तो ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सुरिसर मानसर जो झीलें दिया गया है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इन्हें साथियों, इन दो झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, इसके बारे में भी जानते रहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, तो ये किसका हिस्सा है, तो जिम कार्बेट का। मूल रूप से ये जिम कार्बेट का हिस्सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बेट। साथियों, यह मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। और जब उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ जो है वो कहाँ पे आ गया, उत्तर प्रदेश में आ गया है। नेक्स्ट है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। तो आगरा एवं अलीगढ़ मंडलों में पाई जाती है। कहाँ पे साथियों, आगरा एवं अलीगढ़ मंडलों में पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा शहर है जिसे पूर्व का ग्रास इस नाम से जानते हैं साथियों, तो वो है कन्नौज। ध्यान दीजिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। कन्नौज साथियों उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्राचीन नगर है और जो कि कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। कौन सा है, हापुड़। वहीं सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथियों, तो लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है, तो जो हापुड़ है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। दोनों आपको याद रखना है, सबसे बड़ा लखीमपुर, सबसे छोटा हापुड़। नेक्स्ट है, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब साथियों, 20 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट है, यूईएफए नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता साथियों, स्पेन ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे की जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। ये किस जिले में बनाया गया, महत्वपूर्ण है साथियों क्योंकि जनजाति से संबंधित प्रश्न है, करंट अफेयर्स का है। तो जो थारू जनजाति संग्रहालय है बलरामपुर। कहाँ पे, बलरामपुर। आपको जिले का नाम याद रखना है। आगे है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था साथियों, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 दिसंबर 1971। कब, 16 दिसंबर, यानी कि 1971 के दिसंबर महीने में, वो भी 16 तारीख को। आगे की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पे साथियों, तो जो मगध की राजधानी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में पटना है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र में ही इसे साथियों स्थानांतरित कर दिया गया। इस समय बिहार की राजधानी ये पटना का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे देवा नामप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किसे जानते हैं, अशोक को। ध्यान दीजिएगा, जो अशोक मौर्यवंशी अशोक महान सम्राट थे, इन्हें देवानामप्रिय या प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आपको ध्यान देना है, प्रियदर्शी भी से इन्हें ही कहा जाता है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। आगे है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, तो वो कौन था साथियों, हमें बताना है।
तो अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला मुस्लिम शासक था खिलजी वंश का, जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण के देवगिरी पर उसने आक्रमण किया था, विजय भी प्राप्त की थी साथियों। तो दक्षिण पर भी विजय प्राप्त करने वाला और साम्राज्य विस्तार करने वाला कोई था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। आगे के 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो आप सभी जानते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ था एक सैनिक विद्रोह था, तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो किसने कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ध्यान देंगे, वीडी सावरकर ने ही कहा था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? इसमें से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? तो खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शर्त नहीं रखी गई थी, बाकी के रखे गए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? साथियों, दिए गए विकल्पों में से जो मालदीव है ये सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, एक द्वीपीय राष्ट्र है। कैसा है साथियों? यह एक द्वीपीय राष्ट्र है। नेक्स्ट है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला, इसके साथ साथ यांगयाप, दिफू तीनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील कहाँ पे स्थित है? साथियों, केरल में। अष्टमुडी केरल में। अष्टमुडी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कोल्लम जिला है। कौन सा जिला है? कोल्लम जिला है। और इसका जो आकार है अष्टमुडी का, ये 8 भुजाओं वाला है, इसीलिए अष्टमुडी इसे कहते हैं। आगे, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बरवा में ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले लेती है और फिर जाके वो किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है साथियों। और यहाँ से असम, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जब संविधान सभा बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए साथियों, उसमें कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो कुल 15 शामिल थी। आपको ध्यान देना है नाम, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। टोटल 389 सदस्य थे। कितने थे साथियों? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 थे देसी रियासत थे। और जो महिला सदस्यों की बात की जाएगी आप लोग ध्यान देंगे 15। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा साथियों? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ये अनुच्छेद 103 में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 103 है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश करके चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 324 है। कौन सा आर्टिकल साथियों? अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अगर नए राज्य का गठन करना हो साथियों तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है साथियों। और संसद को यह अधिकृत करता है कि किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है या सीमा को घटा सकती है। सीमा में परिवर्तन, साथ ही साथ नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 3 के तहत। आगे है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A जो है साथियों, इसे मौलिक अधिकार के रूप में जो शामिल किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन है? तो सही जवाब होगा 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21A में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है मूल्य ह्रास डैश करके की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है साथियों, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए। ऑप्शन नंबर
डी हमारा ठीक जवाब होगा। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो बेरोजगारी का एक प्रकार है छिपी बेरोजगारी। तो साथियों ये कृषि क्षेत्र में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। छिपी बेरोजगारी यानी जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो। साथियों प्रायः कृषि क्षेत्र में ही देखी जाती है। लगता तो है कि वे रोजगार परक लगते हैं किंतु वास्तव में होते नहीं है। तो ये छिपी बेरोजगारी है। नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया है। तो एक टैक्स है एक प्रकार का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो जो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा साथियों? प्रथमा ग्रामीण बैंक। और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया। कहाँ खोला गया था? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था। आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो जब भारतीय रिजर्व बैंक अल्पकालिक जो ऋण प्रदान करता है बैंकों को उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं साथियों? रेपो रेट कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेपो रेट। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है ये किससे संबंधित? ये है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष आप लोग ध्यान देंगे टीकाकरण से संबंधित है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2014 में ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो जो पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी साथियों वो अब किस नाम से जानी जाती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए मिला था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला साथियों? 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता था? तो 1951 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। कब साथियों? 1951 में। अब 50 में ही इन खेलों की शुरुआत होनी थी लेकिन तैयारियों की कमी के चलते 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जिसे कहते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? आज़ादी के पहले ही 1928 में हुआ था। तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स और लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बगदाद फिर डैश करके की राजधानी है। तो देश और राजधानियों से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों बताइए कि बगदाद किसकी राजधानी है? आसान सा प्रश्न है। इराक की राजधानी। किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की बगदाद है। और थाईलैंड दिया गया है तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। सी में दिया गया है चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग। डी में है रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को। तो आप लोग राजधानी को भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया साथियों? तो विंटसर्फ ने। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार विंटसर्फ के द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं जीके जीएस के, आज हमने सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में कराया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा
और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।